ओके, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझाया था कि इंटरनल एनर्जी जितनी भी सारी एनर्जीज किसी भी मतलब सिस्टम के अंदर अगर जो भी एनर्जी होती है तो उन सब का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ओके, करिश्मा बोलो बेटा। मैम जो आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो ये आप ग्रुप में भेजोगे? हाँ, मैं ग्रुप में के अंदर वैसे नहीं भेजती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वो ठीक है ग्रुप के अंदर सेंड कर देंगे बेटा। थोड़ा सा ये रहता है ना कि थोड़ा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर डालनी पड़ती है, उसके बाद हम सेंड करते हैं। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए, अगर भूल जाए तो भी ये रिकॉर्ड करते हैं तो आप बाद में मंगवा सकते हो, कोई भी बच्चा। ओके मैम। ओके बेटा, चलो। तो जो हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, वो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जितनी भी टाइप्स की किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप्स की जो एनर्जीज होती हैं उन सब का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हम लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था कि यानी कि जो वर्क डन होता है या फिर हम हीट की बात करते हैं, जब हम अपनी थर्मोडायनामिक्स की 11th क्लास के चैप्टर की बात करते हैं तो हम यहाँ स्पेसिफिकली एनर्जी की कौन सी दो फॉर्म्स, एक तो हीट और एक वर्क, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी सिस्टम की, दोबारा सुनो बेटा, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करते हैं एनर्जी का जो चेंज, और हमारे लिए अच्छी बात क्या है, हमें एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी जानने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि रीजन क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम किसी भी वेल के अंदर यानी किसी कुएं के अंदर कितना पानी है, कितनी गहराई है उसके अंदर, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है। लेकिन हम उसके अंदर जो चेंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हम उस लेवल को मार्क कर ले, अगर उसमें पानी एड ऑन हुआ है तो मान लीजिए यहाँ तक हुआ है, तो हम उस चेंज को मेजर कर सकते हैं कि यानी इतना पानी इसके अंदर था और बारिश आने के बाद इतना हो गया है, तो इतना चेंज हो गया है। तो यानी कि हम उसके चेंज को जरूर मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हमने उस कुएं में से पानी निकाल लिया है, ठीक है, यूज कर लिया है, तो हम पहले इतना था, फिर मान लीजिए यहाँ तक चला गया है, तो इसमें से कितना कंज्यूम हो गया है हम उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि जितना चेंजमेंट आया है उसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी का भी कंसेप्ट होता है, यानी इंटरनल एनर्जी को हम यू या फिर ई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज ही की ही जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कितनी इंटरनल एनर्जी थी और प्रोडक्ट की कितनी इंटरनल एनर्जी है, उनका जो चेंजमेंट होता है हमें सिर्फ उसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यानी कि जो हम केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर केमिकल थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। तो हमारा इंटरनल एनर्जी की एक बात आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये जो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर का फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अगर मान लीजिए आपने ये लिख दिया कि जो सिस्टम है वो आइसो थर्मल है, आइसोथर्मल होने का मतलब क्या हो गया, आइसो मतलब सेम, सेम टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो यानी कि सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेम रख रहे हो यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, बात तो वही है, आइसोथर्मल लिख दो या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दो। तो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, यानी कि जो डेल यू होगा वो 0 होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, यानी जब आइसोथर्मल सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे हम आगे कई सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एक्सेट्रा, तो उसमें जो आइसोथर्मल वाला जो पॉइंट आता है, तो
ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर, तो एक बात आपको बिल्कुल पक्के से ध्यान रखनी है कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर का फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया या फिर आइसोथर्मल सिस्टम लिख दिया, एग्जामिनर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देता है और उसके अंदर ये लिख देता है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कई सारी चीजें मेंशन करता है वो क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए आगे, तो बताइए डेल यू कितना होगा, लास्ट में ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बिना कुछ अंदर का देखे आपको ये लिखना है कि वहां पे डेल यू 0 होगा, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा कि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी तो कभी 0 नहीं होगी। एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो एनर्जी में जो चेंज है वो 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी एनर्जी का गेन या फिर लॉस नहीं होगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम, दो चीजें आती हैं इन्हीं पे सारे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि इतना फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे तो इन वर्ड्स का, इस बाय का और जो ओन वर्ड यूज किया जाएगा, जैसे उन सेंटेंसेस का बहुत फर्क पड़ेगा, यानी कि उसी के ऊपर आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व होंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये दो चीजें सिखाई थी। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको सिखाया था। यानी कि वर्क डन, वर्क मतलब एक टाइप से एनर्जी है। वर्क, मान लीजिए कोई सिस्टम है उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसके अंदर तो एड ऑन हो रहा है ना कुछ, ठीक है। उसके अंदर तो जैसे उस कुएं के अंदर पानी ऐड ऑन हो रहा है, तो बेटा ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, उसके अंदर ऐड करोगे आप उसको, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव क्यों होता है, यानी कि अगर इस कुएं में से पानी निकाला जा रहा है तो इसके अंदर तो कम हो रहा है, इसका मतलब उसके लिए हम जो एसआई कन्वेंशंस दी गई हैं वो क्या दी गई हैं कि जो बाय द सिस्टम होगा वो तो नेगेटिव और जो ऑन द सिस्टम होगा वो पॉजिटिव। इसको याद करवाने का एक ही तरीका होता है, यानी कि जब मैं आप, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं किस तरीके से याद करवाती हूँ, तो वो ये इस तरीके से करवाती हूँ, जैसे हम नॉर्मली ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना कि मैं जो करता हूँ वो तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं सब, और मेरे साथ कोई भी करे तो उसकी कोई बात नहीं है। तो आप कुछ थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, अगर किसी को इस तरीके से समझ आता है तो इस तरीके से कर लेना कि देखो, जब मान लो हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी कुछ भी एक छोटा सा भी काम करते हैं, उसको सभी क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। और हमारे साथ कोई कुछ करता रहे तो वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होके ये बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि अगर हम थोड़ी सी गड़बड़ करके आ जाए तो हमारी बात को पूरा नेगेटिव लिया जाता है, पूरी पिटाई की जाती है ना। और हमारे साथ कोई शरारत करे, कोई बदतमीजी करे तो कोई बात नहीं, कर दिया होगा, है ना, तो उसको पॉजिटिव। हमारे ऊपर किया जाता है तो वो पॉजिटिव, और हमारे द्वारा किया जाता है यानी कि बाय किया जाता है तो वो नेगेटिव। ये इस तरीके से आप रिलेट कर लेना, इस तरीके से आप रिलेट करके कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे होता है बेटा, डेल यू के लिए भी साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेल यू यानी कि एनर्जी, यानी कि अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो अगर इंटरनल एनर्जी रिलीज होती है, जैसे हम पहले भी बहुत बार क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। जब एनर्जी क्या होती है, सिस्टम में देनी पड़ती है तो वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि सिस्टम को देते हैं तो वो उसके अंदर एड ऑन होती है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होती है। तो रिलीज वर्ड के साथ तो आप क्या करोगे, अगर कहीं पे ये लिखा मिलता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो नेगेटिव होती है, और दी जाती है यानी कि ऐड की जाती है तो उस टाइम पे जो साइन आएगा वो क्या होता है, डेल यू पॉजिटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। तो अब इस पॉइंट को हम आगे भी जब हम, मैं आपका अभी एक डेरिवेशन करके दिखाएंगे हम, तो उस टाइम पे भी आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करनी है हमें। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अब हम आ जाते हैं, यानी कि जब वर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे अभी बात की कि हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा तीन चीजों के सबसे पहले तो जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू, डब्ल्यू
हीट और वर्क, और क्या है इंटरनल एनर्जी। जैसे मैंने अभी बताया इंटरनल एनर्जी क्या है, इन दोनों का सम है, यही तो है फर्स्ट लॉ। यानी कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो हीट है और जो वर्क डन है उन दोनों का सम क्या होता है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, डेल यू क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, तो वो भी तो एनर्जी की फॉर्म है, उन दोनों का सम क्या है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, सबसे पहले हम वर्क को लेके चलते हैं। अब वर्क की जब हम डिफाइन करेंगे, तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते थे कि वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ही वर्क, जैसे आपको सिखाते भी थे कि भाई एक दीवार को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो वो कोई वर्क डन नहीं हुआ है उस टाइम पे, है ना। तो वहां पे दो सेंस में हम सिखाते थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा डेराइव करके देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अब हम यहाँ पे गैसेस की बात करेंगे, क्योंकि हम गैसीय सिस्टम को लेके चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक गैसीय सिस्टम है, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, तो और इस जो सिस्टम के अंदर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आइडियल गैस भरी हुई है हमने। ठीक है, तो अब ये जो हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा डेराइव करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम इस बात को देखें कि दो चीजें हो सकती हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा मूव कर गया है, यानी कि एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, तो हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला पिस्टन यहाँ तक एक्सपेंड हो गया है, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये वाला पिस्टन थोड़ा सा एक्सपेंड होके यहाँ तक चला गया है। तो उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई जस्ट एक सेकंड बेटा, चार्जिंग। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, यानी कि जब हम एक सिस्टम, एक कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर आइडियल गैस भरी हुई है। तो अगर मान लीजिए ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और ये क्या करता है, जैसे ही यहाँ से प्रेशर कम किया जाता है, देखो दो चीजें होती हैं, प्रेशर को आप इस चीज में ध्यान रखना है। प्रेशर के साथ जैसे ही आप एकदम से, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे सैंड पार्टिकल रखे हुए होते हो, तो जैसे ही आपने सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करवाया, ये क्योंकि बाहर से प्रेशर कम हो जाएगा, ये वाला प्रेशर यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा ये वाला पिस्टन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहले सैंड पार्टिकल, हम ये मान लेते हैं यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स रखे हुए थे, तो जैसे ही आपने ये वाले सैंड पार्टिकल्स आपने रिमूव करवाए एकदम से, तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन अपर साइड क्या करेगा, मूव करेगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या कर गया है, मूव कर गया है, यानी कि थोड़ी सी जो ये जो चेंज है, जो चेंज हुआ है, हम उसको मान लेते हैं एल, यानी डी एल, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा तो हम डी एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, गैस एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस है वो क्या करेगी, क्योंकि जैसे ही प्रेशर को हटाया आपने हल्का सा, तो वो क्या करेगी, वो गैस एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, तो हम पहले किस चीज में, अब यहाँ प्रेशर की फॉर्म, हमने तो क्या किया है कि प्रेशर पहले ज्यादा था, अब प्रेशर को क्या कर दिया है, हमने कम कर दिया है। तो प्रेशर को जैसे ही आपने कम किया है, सैंड पार्टिकल्स को जैसे ही हटाया है, तो ये पार्टिकल्स एकदम से, ये वाला जो पिस्टन है ये अपर साइड मूव करेगा। तो हम किसकी फॉर्म में बात कर रहे हैं, हम प्रेशर की फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास डेरिवेशन है वो भी प्रेशर की ही फॉर्म में हो। तो हमने बात किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फोर्स को पहले तो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इनटू, अगर ये मूव किया है डी एल, ठीक है, तो हम यहाँ पे डी एल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क
तो क्योंकि अगर ये थोड़ा सा मूव किया है तो यहाँ पे वर्क डन भी स्लाइटली हुआ होगा, हल्का सा हुआ होगा। अब फोर्स को भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ते थे प्रेशर की फॉर्म में, कैसे पढ़ते थे? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं तो प्रेशर इंटू एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स के। तो फोर्स की जगह जहां पे हमारा फोर्स लिखा हुआ है वहां पे हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? प्रेशर इंटू एरिया, और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है मैंने DL से। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली W इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस चीज को देखो बेटा, कि जो एरिया और लेंथ, अगर एरिया को, ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो एरिया इंटू, आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू जो भी पर्टिकुलर लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक बड़ी टर्म को छोटी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है छोटी टर्म आएगी। अरे जैसे मान लो आपके पास 5 है और उसको आप बहुत छोटी टर्म, जैसे मान लो 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू आती है वो भी तो छोटी ही आती है ना। ध्यान से देखना है, अगर बड़ी टर्म को आप छोटी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो ये रिजल्ट आता है वो भी तो छोटा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप एरिया को DL से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो भी कम ही आएगा। ठीक है, तो हम स्लाइटली W इज इक्वल टू P और DV ऐसे लिख सकते हैं, PDV। तो ये क्या था? हम स्लाइड जो हमने जो हल्का सा वर्क डन किया है उसके लिए डेरिवेशन हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या निकालना है, जैसे आप फिजिक्स में भी करते होगे, मैथ्स में भी किया होगा कि ये क्या था? थोड़ी सी के लिए। लेकिन अगर हमें टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करवा देती हूँ? इंटीग्रेशन करवा देती हूँ इसका। तो अगर कंप्लीट का निकालना होता है, थोड़े के लिए निकालना होता है तो हम डेल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट के लिए हम क्या करवाते हैं? फॉर कंप्लीट वर्क, यानी कि अगर हमें पूरे वर्क के लिए निकालना है तो हम यहाँ क्या करवाएंगे? इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है W। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे PDV। अब ध्यान से देखना है, दो चीजें देखनी है। लिमिट्स लगाते हो, लिमिट्स कैसे लगाते हो? यानी कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 था, यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल V1 था, और बाद वाला वॉल्यूम क्या हो गया है हमारे पास? V2। ठीक है, V1 से V2। तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट्स कहाँ से होती हैं? इनिशियल से फाइनल तक। तो आप जब लिमिट्स लगाते हो तो कैसे लगाते हो? V1 से V2 तक। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे कोई, जैसे मान लो हम दो चीजें लेके चलते हैं, एक होता है रिवर्सिबल वर्क, एक होता है इरिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? जब मान लीजिए, मैंने आपको सिखाया था, मान लीजिए हमारे पास ये पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो अगर एकदम से आप सैंड पार्टिकल्स को हटा देते हो और प्रेशर को कम कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये एकदम से मूव कर जाएगा, है ना। तो वहां पे एक पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा बाहर वाला, एकदम से प्रेशर को कम किया है तो जो फाइनल प्रेशर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, और प्रोसेस कैसी हो जाएगी उस टाइम पे? इरिवर्सिबल। तो कांस्टेंट प्रेशर, अगर मान लीजिए, तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हो तो वहां पे प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा, एकदम से एक्सपेंड हो जाएगा ये, है ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर। लेकिन अगर रिवर्सिबल होता है ना, ध्यान से सुनना है, देखो दो चीजें पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एक सैंड पार्टिकल को आप उठा उठा के अलग अलग रख रहे हो तो उस टाइम पे तो बेटा प्रेशर हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है। पहले कुछ प्रेशर था, मान ली दूसरे सैंड पार्टिकल को उठाया तो दूसरा प्रेशर आएगा, तीसरा प्रेशर आएगा, फोर्थ प्रेशर। मतलब पॉइंट क्या है? प्रेशर हर मोमेंट पे चेंज होगा। कैसी प्रोसेस के अंदर? रिवर्सिबल के अंदर।
ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है, इसका मतलब अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलती हूँ तो वो कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। तो ध्यान रखना है, अब जब वर्क डन की बात करेंगे तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो अब मान लीजिए इंटीग्रेशन करते हो, तो इंटीग्रेशन, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको भी ध्यान से सुनना बेटा, जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर आ जाते हैं। तो जैसे हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो W इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गई, तो P यहाँ पे हमने क्या रखा है, कोई एक, देखो इरिवर्सिबल की बात कर रही हूँ, इरिवर्सिबल मतलब जब हमने सैंड पार्टिकल से एकदम से हटा दिया, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर है, कोई चेंज नहीं किया है हमने प्रेशर को, तो वहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, हर मोमेंट पे चेंज नहीं हो रहा है। तो जब हम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि dv, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी v1 से लेकर v2 तक लिमिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं v1 से लेकर v2 तक। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो w क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू p, और यहाँ पे ऐसे करते हो ना, यहाँ पे जो v है वो कहाँ से लेकर, v1 से लेकर v2 तक। ठीक है, तो ये इनिशियल, ये फाइनल। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, v2 माइनस v1। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो w क्या हो जाएगा हमारा, p इंटू v2 माइनस v1। अब ध्यान से देखो, पहले वाले पेज पे आते हैं, v2, ठीक है, ये वाला v2 और ये वाला v1, फाइनल जो ऊपर वाली लिमिट होते हैं बेटा, उसमें से जो नीचे वाली लिमिट होते हैं, यानी कि जो फाइनल है, फाइनल उसमें से इनिशियल को माइनस करना होता है। तो फाइनल क्या है, v2, और जो इनिशियल है वो क्या है, v1। तो हमने क्या किया, v2 माइनस v1 कर दिया, तो v2 माइनस v1, यानी अगर पहले वाले में से ये हटाओगे तो ये डेल v हो गया, सिंपल है। तो w हमारे पास क्या आ गया, p डेल v। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, अभी अभी जो पॉइंट मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल क्लियरली आपको सभी को ध्यान से सुनना है। देखो, जब मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे v2 ज्यादा है और v1 कम है, हमने लिया क्या है, हमने लिया है v2 माइनस v1। तो अगर हम लेके चलें तो v2 मान लो 100 था, तो v1 मान लीजिए 50 था, तो 100 माइनस 50। ठीक है, तो ये हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना है, क्योंकि बेटा एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन मतलब दोबारा से यही बना के दे देते हैं कि यानी ये इतना वॉल्यूम पहले था और बाद में इतना वॉल्यूम हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, बाद वाली टर्म बड़ी है और उसमें से पहले वाले टर्म को घटाओगे आप, v2 में से v1 करोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ठीक, हम ये मान लेते हैं ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना है, एक्सपेंशन, तो एक बात सोचने वाली है, अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक गया है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द, क्योंकि जो ये सिस्टम है अंदर वाला जो गैसेस हैं उसकी, उनकी वजह से काम किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। ओके, बाय द सिस्टम, और हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय द सिस्टम तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि हम जो करेंगे वो नेगेटिव माना जाएगा, हम हमारे द्वारा जो काम किया जाएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे और ओवरऑल हम जानते हैं कि एक्सपेंशन के लिए वर्क कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, हम उस एसआई कन्वेंशन की वजह से ऑलरेडी हम क्या लगा देते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो हमेशा यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, एक दूसरी टर्म में भी समझा सकते हैं हम इस चीज को, कि जैसे फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि प्रेशर इस डायरेक्शन से लग रहा है और इंटरनल साइड से अगर काम हो रहा है तो दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी नेगेटिव साइन लगता है, दो अलग डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में वेक्टर लग रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा।
तो कुछ इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। अदरवाइज ये वाला मेथड बिल्कुल समझ आने वाला है कि बाद वाला ये वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव है, और हमें हमें पता है वर्क डन कैसा होना चाहिए, वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि बाय द सिस्टम है। इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन जो अभी हमने किया है, तो कभी भी देखो ये हो गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर आपसे कई सारे न्यूमेरिकल्स करवाएगा कि बताइए भाई, तो आपसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब आप इस चीज को बिल्कुल टेंशन में नहीं लेना है। जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन, तो आप W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी इस फॉर्मूले में रखना। लेकिन ये कब होगा, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ तभी होगा जब कॉन्स्टेंट, ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है और जो ये प्रेशर होता है ये कॉन्स्टेंट होता है। अगर प्रेशर हर सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है तो अलग डेरिवेशन बनेगा, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो वर्क डन आया है न्यूमेरिकल्स में आपको लिखेगा, तो किस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व होंगे इससे, इस वाले एक्सप्रेशन से आपके जो न्यूमेरिकल सोल्व होंगे वो होंगे जब आपको ये लिखा जाए वर्क डन कैसे, इन इन इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्योंकि मैंने तो अभी आपको सिखाया ना रिवर्सिबल के लिए नहीं है, ये इरिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है। तो अगर हमसे इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा के तब क्वेश्चन सॉल्व करने। कल हम आगे भी करेंगे इससे आगे, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि जब वर्क डन इरिवर्सिबल सिस्टम है तो बेटा आपको सिंपल ये लिख देना है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली, अब मान लो देखो ये फॉर्मूले में अगर मान लीजिए कंप्रेशन हो रहा होता, सोचने वाली बात है। देखो मैं अब आपको ये बताती हूँ, आपको अब एक्सपेंशन कंप्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से अपने आप से ही पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। मान लीजिए हम बोल देते हैं इतना था पहले वॉल्यूम, ठीक है, और बाद वाला वॉल्यूम इतना हो गया है, V1 इतना था और V2 इतना हो गया है, ठीक है। तो V2 फॉर्मूले के अंदर क्या था, V2 माइनस V1, तो ये कम है और ये ज्यादा था, तो मान लीजिए 50 माइनस 100, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे और पहले से एक नेगेटिव है, तो वर्क डन कंप्रेशन में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान से सुनना है, देखो वर्क डन, फिर देखो कंप्रेशन किया है हमने V1 से, V1 था पहले और बाद में V2 हो गया है। तो कंप्रेशन में जब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करोगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उस टाइम पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला इंपोर्टेंट करके आपको लिख लेना है। इस पे बेस्ड कम से कम भी 50 न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्टेटमेंट बदल देगा, सिर्फ बातें वही रहेंगी, फॉर्मूला यही रहेगा। तो आपसे पूछे वर्क डन इन इरिवर्सिबल सिस्टम, तो आपको ये करना है। कल हम जो क्लास में करेंगे वो होगा वर्क डन इन रिवर्सिबल सिस्टम। तो कल का हमारा काम रहेगा वर्क डन इन रिवर्सिबल। अगर हमारे पास रिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्सिबल मतलब जहां पे प्रेशर बार बार चेंज होता रहता है, रिवर्सिबल सिस्टम, तो कल हम ये वाला टॉपिक करेंगे क्लास के अंदर। तो आज आपको इतना करना है।